लेक्चर नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। और लास्ट लेक्चर नंबर 1 के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ चुके हो, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, इसके अलावा एटम्स के ऊपर क्वेश्चन, मालिक्यूल के ऊपर क्वेश्चंस, इसी तरीके से मोल के ऊपर क्वेश्चन, और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को जो है नेक्स्ट उसमें मालिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में बताया था। तो आज हम लेक्चर यूनिट नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं और उसमें लेक्चर नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 2 में हम मेन 5 टॉपिक को फोकस करेंगे, जिनमें से एक टॉपिक हमारे पास है मास स्पेक्ट्रोमीट्री, कि इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीट्री। इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस कैसे पूछे जा सकते हैं, टॉपिक क्लियर करते हैं पहले। फिर नेक्स्ट मास स्पेक्ट्रोमीट्री के बाद कंबस्शन एनालिसिस, इसी यूनिट के अंदर मौजूद है कंबस्शन एनालिसिस। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें स्टिशियोमीट्री, इसके ऊपर को मल्टीपल चॉइस पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और आखिरी टॉपिक हमारे पास है यील्ड। ये क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं जी मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीट्री, मास स्पेक्ट्रोमीट्री आपको पता है कि एक टेक्निक है जिसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट उसका मास फाइंड कर सकते हैं और उसके आइसोटोप बता सकते हैं। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर exact masses of isotope and their relative abundance is called mass spectrometer। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से आप किसी अननोन एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड कर सकें, उसके आइसोटोप फाइंड कर सकें, उनकी परसेंटेज आप बता सकें, उस इंस्ट्रूमेंट को मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। इस टेक्निक के अंदर यूज़ होता है और इस टेक्निक को मास स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं। अब ये मास स्पेक्ट्रोमीटर कितनी टाइप्स के होते हैं, तो ये हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। एक को हम नाम देते हैं आइस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर, आइस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये ओल्ड है। और एक हमारे पास मॉडर्न में आता है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये हमारे पास है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, वो एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में मौजूद हैं उनके आइसोटोप या उनके एटॉमिक मासेस आप आइस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड नहीं कर सकते, जबकि ये जो डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये सुपीरियर है आइंस्टाइन से, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में मौजूद हैं उनके आइसोटोप भी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे नस्ट के पेपर में एक दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया कि जो कार्बन है आपको पता है ग्रेफाइट की फॉर्म में है, अगर हम इसके आइसोटोप बताना चाहें तो कौन सा स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ होगा, तो वहाँ 4 ऑप्शन थे, एक आइस्टन था, एक डेम्स्टर था, एक किपलिंग स्पेक्ट्रोमीटर था, एक फोटो स्पेक्ट्रोमीटर था। तो हमें पता है कि वो एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में मौजूद हैं उनके आइसोटोप डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड होते हैं। तो ये 2 तरह के होते हैं, ये सुपीरियर है डेम्स्टर आइस्टन से। अब तीसरा पॉइंट हमें इसमें याद रखना है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमारे पास जो आइसोटोप होते हैं या मुख्तलिफ एक सब्सटेंस के फ्रेगमेंट होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो। यहाँ याद रखना है कि मास टू चार्ज रेशो है, चार्ज टू मास रेशो नहीं है। आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो, क्योंकि जो किसी भी एलिमेंट के जो फ्रेगमेंट होते हैं उनकी मास टू चार्ज रेशो एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट होती है। जैसे समझाने के लिए मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास देखें हाइड्रोजन है, ये एक पहला आइसोटोप है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूट्रियम, तीसरा है ट्रीटियम।
अब अगर देखें तो इन सब के एटॉमिक मासेस चेंज हैं, लेकिन इन सब पे चार्ज एक जैसा है, क्योंकि चार्ज एटॉमिक नंबर से रिलेट होता है, तो इन सब पे चार्ज +1 रहेगा, तो चार्ज इन सब पे सेम है, लेकिन मास इनका चेंज है, तो एम और ई वैल्यू इनकी डिफरेंट होगी, क्योंकि ऊपर आप एक में 1 पुट करेंगे, एक में 2 पुट करेंगे, एक में 3 पुट करेंगे, इसलिए हमारे पास ये एक दूसरे से अलग होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो। अब अगर हम इसमें देखें, इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इसके समझ लें पार्ट्स कितने हैं, वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग इसमें कैसे है, तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। आमतौर पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके 5 पार्ट्स, कहता है ना कि मास स्पेक्ट्रोमीटर के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 5 पार्ट्स। एक जो पार्ट रिकॉर्डर है, वो रिकॉर्डर हम आमतौर पर जो है वो फाइनल स्क्रीन होती है, इसलिए उसको शामिल नहीं किया जाता, तो इसलिए इसके 5 पार्ट हैं। नंबर 1, इसका सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको वेपराइज़र कहते हैं, वेपराइज़र। सेकंड जो पार्ट है उसको हम नाम देते हैं आयनाइजेशन चैम्बर, आयनाइजेशन चैम्बर। नेक्स्ट पार्ट जो होता है इसमें, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और नेक्स्ट पोर्शन इसमें जो लगा होता है उसको हम आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर भी बोलते हैं, आयन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर। और छठा पार्ट रिकॉर्डर या डिटेक्टर भी इसको कहते हैं, रिकॉर्डर या डिटेक्टर, ये हमारे पास है। अब ये वर्किंग कैसे करता है कि सब्सटेंस टू बी एनालाइज इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। अगर मुझे कोई भी चीज़ दी गई है और उसके मैंने एटॉमिक मास बताना है, उसके आइसोटोप बताने हैं, उनकी परसेंटेज बतानी है, तो सबसे पहला मैं ये काम करूँगा कि उसको वेपराइज़र में रखूँगा। और वेपराइज़र क्या करेगा, अगर वो सॉलिड है तो उसको लिक्विड में लेकर जाएगा और लिक्विड से गैस में ले जाएगा, अगर लिक्विड है तो गैस में लेकर जाएगा, अगर गैस है तो ऑलरेडी वो वेपर्स की फॉर्म में है। इन वेपर्स का प्रेशर आमतौर पर 10⁻⁷ टू 10⁻�6 टार रखा जाता है। ये लो प्रेशर इसके अंदर रखा जाता है वेपराइज़र के अंदर, ताकि आयनाइजेशन चैम्बर में इनको आयनाइज करना आसान हो जाए। तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस होगी सबसे पहले वो वेपर्स में यानी गैशियस फॉर्म में चली जाएगी। फिर आगे आयनाइजेशन चैम्बर होगा। आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर बेसिकली हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। आम तौर पर हम कहते हैं कि उनकी एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, लेकिन ये हमें याद रखना है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब इन गैशियस मॉलिक्यूल से टकराएंगे, इन गैशियस वेपर से टकराएंगे, तो इनको पॉजिटिव आइंस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पॉजिटिव आइंस बनेंगे, इसके अंदर पॉजिटिव आइंस फॉर्म होते हैं। फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा होता है, जैसे ही पॉजिटिव आइंस बनते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट। तो आपको पता है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 500 से लेकर 2000 वोल्ट अप्लाई किया जाता है, और ये बेसिकली उन पॉजिटिव आइंस को नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कराता है। आगे मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है, और मुख्तलिफ जो आइंस बने हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो एक दूसरे से अलहदा हो रहे होते हैं। मास टू चार्ज रेशो का फार्मूला हमारी बुक में गिवन है, और उसको याद रखना है H²R/E है ये। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें H² क्या है, तो H² है, जो H है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, E क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। याद रखें जितना लाइटर पार्टिकल्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है। लाइटर पार्टिकल्स आर मोर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू हैवियर पार्टिकल्स। ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वहाँ आगे नेक्स्ट आयन कलेक्टर लगा होगा जिसको इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। इसके अंदर हर फ्रेगमेंट के लिए या हर आइसोटोप के लिए करंट की वैल्यू प्रोड्यूस होगी, और इसमें पहले से एक जो कार्बन C12 वाला है उसका डाटा फीड है, बेसिकली उसको हमने स्टैंडर्ड माना हुआ है। तो जितने आइसोटोप होंगे इतनी ही करंट की वैल्यू आयन कलेक्टर के अंदर प्रोड्यूस होंगी, और जितनी करंट की वैल्यू प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि इसी में एम्पलीफायर लगाया जाता है, तो वो करंट की वैल्यू को बढ़ाकर रिकॉर्डर को भेज देगा। रिकॉर्डर क्या करेगा, रिकॉर्डर बेसिकली करंट की वैल्यू 3 आएंगी तो 3 लाइनें खींच देगा, और अगर करंट की वैल्यू 7 आएगी तो 7 लाइनें खींच देगा, और फिर एक ग्राफ बनाएगा जो कि एक्स एक्सेस पे मास नंबर पुट किया जाएगा और वाई एक्सेस पे रिलेटिव अबेंडेंस पुट की जाएगी। इस ग्राफ को मास स्पेक्ट्रम कहते हैं।
जैसे मैं मास स्पेक्ट्रम ऑफ नियान बनाऊं तो देखो नियान के 3 आइसोटोप होते हैं, तो इसका मास नंबर इधर पुट कर देता हूं, ये मास नंबर है इसका नियान, मास नंबर एक्स एक्सिस पे पुट होगा और रिलेटिव अबंडेंस वाई एक्सिस पे। तो देखो हमारे पास जो है का नियान के 3 आइसोटोप हैं, तो पहले की परसेंटेज है 90.92% और दूसरे की परसेंटेज है 0.257% और तीसरा 22 वाले की परसेंटेज है 8.82%। तो इस ग्राफ को, इस स्पेक्ट्रम को एक नाम दिया जाता है मास स्पेक्ट्रम। इस ग्राफ को एक नाम देंगे मास स्पेक्ट्रम या मास स्पेक्ट्रोग्राफ भी बोला जाता है, मास स्पेक्ट्रम या मास स्पेक्ट्रोग्राफ। तो इसमें नंबर ऑफ पीक्स नंबर ऑफ आइसोटोप को बताती हैं और उनकी जो हाइट है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, आप समझ लें कि स्ट्रांग पीक या वीक पीक बेसिकली उनकी परसेंटेज को बताती है। जैसे जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी तो स्ट्रांग पीक होगी, जितनी परसेंटेज कम होगी वो वीक पीक होगी। जैसे मैं कहता हूँ यार ब्रोमीन के केस में सिर्फ 2 पीक्स आती हैं, बताओ उसके आइसोटोप कितने 2 हैं। अच्छा, अगर गोल्ड के केस में या आयोडीन के केस में सिर्फ 1 पीक आती है तो बताओ उसके नंबर ऑफ आइसोटोप कितने हैं, तो 1 है। तो नंबर ऑफ पीक्स नंबर ऑफ आइसोटोप को बताती हैं। ये हमारे पास टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और ऐसे पूछे जा सकते हैं। ये इस टेक्निक से आप किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप बता सकते हैं, उनकी परसेंटेज बता सकते हैं और उनके जो है एटॉमिक मासेस बता सकते हैं। अदर मेथड जो हैं आपके पास क्या मौजूद हैं जिनसे आप आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट बता सकते हैं। अदर मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप कौन कौन से हैं जी? अदर मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप को अलग करने के अदर मेथड हमारे पास 6 हैं, इनके नाम याद रखने हैं, इनके ऊपर मल्टीपल चॉइस पूछा जाता है एग्जाम में। एक मेथड हमारे पास है जिसको सबसे पहले हम नाम देंगे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, इस मेथड से भी आइसोटोप अलग किए जाते हैं। सेकंड हमारे पास है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट लेज़र सेपरेशन, ये भी एक टेक्निक है आइसोटोप की अलग करने की, लेज़र सेपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम देखें गैसियस डिफ्यूजन। गैसियस डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम देखें गैसियस डिफ्यूजन के अलावा थर्मल डिफ्यूजन भी एक टेक्निक है, थर्मल डिफ्यूजन। Other technique for separation of isotope, other technique for separation of isotopes are distillation, ultracentrifuge, electromagnetic separation, laser separation, gaseous diffusion, thermal diffusion। ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिनसे आप आइसोटोप अलग कर सकते हैं। जैसे प्रीवियस पेपर्स के अंदर से ई कैट के पेपर में से एक क्वेश्चन जो आपके पास मौजूद है वो हम लिखते हैं, उसका ऑप्शन इसी के ऊपर पूछा गया। तो वो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिखने लगे हैं आइसोटोप, इसका ऑप्शन हमने बताना है आइसोटोप कैन बी separated, isotope can be separated from each other, from each other by A पार्ट पूछा गया गैसियस डिफ्यूजन, गैसियस डिफ्यूजन। बी पार्ट थर्मल डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन। और सी पार्ट लेज़र सेपरेशन, लेज़र सेपरेशन।
और डी पार्ट ऑल ऑफ दीज। बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन बनता है? आइसोटोप कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो हमने अभी पढ़ा कि 6 टेक्निक्स हैं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ दीज का आएगा। तो इसलिए गैशियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, लेज़र सेपरेशन, ये सारा इसके अंदर से। तो इस तरह के क्वेश्चन, अगर आपको टॉपिक अच्छा समझ है, उसकी रीडिंग आपने स्ट्रांग की हुई है, तो इंशाल्लाह आपको मल्टीपल चॉइस डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाकी आपको असाइनमेंट की फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि ये तो एक लेक्चर है, इसमें सारे मल्टीपल चॉइस नहीं हो सकते। हर टॉपिक के साथ एक का 2 मल्टीपल चॉइस कराऊंगा, लेकिन मेन जो आपको फोकस करना होगा वो जो मैं असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा या जो आपको टेस्ट आपसे लिया जाएगा, उसके अंदर इसके से रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल चॉइस बने होंगे। एटलीस्ट असाइनमेंट में 50 मल्टीपल चॉइस होंगे और टेस्ट में भी तकरीबन एटलीस्ट 50 मल्टीपल चॉइस आपसे पूछे जाएंगे। तो उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ें हमें समझ आ रही हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें आ रहे हैं कंबस्शन एनालिसिस के ऊपर। तो टॉपिक हमारे पास है कंबस्शन एनालिसिस, सब बच्चों को आता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर 2 चीज़ें याद करनी है, क्योंकि 2 मल्टीपल चॉइस में 2 चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, उनको भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। कंबस्शन एनालिसिस। अच्छा, कंबस्शन एनालिसिस में हमें याद रखना है कि अगर मैं आपसे पूछूं कंबस्शन एनालिसिस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू फाइंड एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है टेक्निक? अगर आपको एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड करना हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस टेक्निक इज यूज टू फाइंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये टेक्निक सिर्फ उन कंपाउंड पे अप्लाई होती है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अप्लाई होगी जिनमें कार्बन हाइड्रोजन हो या जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो, उनके ऊपर आप टेक्निक लगा के उनका एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई एलिमेंट मौजूद है तो फिर आप ये टेक्निक कंबस्शन एनालिसिस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्लासिकल मेथड है। फिर आपको मॉडर्न टेक्निक की तरफ जाना पड़ेगा, जिसको हम स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं, उस टेक्निक पे जाना पड़ेगा। अब इसमें बेसिकली जो चीज़ें याद करानी हैं वो 2 चीज़ें हैं कि हमारे पास एक कंबस्शन ट्यूब होती है। बेसिकली इस कंबस्शन ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका वज़न हमें मालूम होता है वो हम प्लेस कर देते हैं। वे सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ प्लेस इन अ कंबस्शन ट्यूब। ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, यानी एयर सप्लाई की जाती है टू बर्न द कंपाउंड। जब कंपाउंड जलता है तो बेसिकली इसमें जो कार्बन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, जो हाइड्रोजन होते हैं वो H2O बन जाते हैं, और जो अदर एक्सेस में ऑक्सीजन होती है वो लीव कर जाती है। ये तो बातें सबको याद हैं। बेसिकली यहाँ 2 एब्जॉर्बर हमने याद करने हैं कि CO2 को किस में एब्जॉर्ब करते हैं और H2O को किसके अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे आगे 2 एब्जॉर्बर लगे होंगे, जो इसमें हाइड्रोजन आ रहा होगा, ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बन रहा होगा, स्टीम बन रहा होगा, तो आगे यहाँ पे H2O एब्जॉर्बर लगा होगा। तो यहाँ हम H2O एब्जॉर्बर लगा रहे हैं। इसमें H2O किस चीज़ के अंदर एब्जॉर्ब किया जा रहा है वो याद रखना है। H2O इज एब्जॉर्ब इन मैग्नीशियम पर क्लोरेट। H2O को मैग्नीशियम पर क्लोरेट के अंदर हम एब्जॉर्ब करेंगे। ये स्टीम, ये H2O एब्जॉर्ब, यानी H2O किस में एब्जॉर्ब होता है? मैग्नीशियम पर क्लोरेट में। और आगे हमारे पास इसी तरीके से CO2 एब्जॉर्बर लगा होगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को किस में एब्जॉर्ब किया जाएगा? 50% KOH के अंदर, 50% KOH इसके अंदर इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये हमें इसमें से याद रखना था कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस चीज़ में एब्जॉर्ब करते हैं, H2O को किस चीज़ में एब्जॉर्ब करते हैं, और ये टेक्निक से क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैं लेक्चर के अंदर एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कैसे करते हैं, इनके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ये लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसीलिए आज से हमने ये 2 चीज़ें याद रखी हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स के अंदर मौजूद है, एक तो वैसे ये भी बता दूं कि CO2 को किसके अंदर एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ये भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन मौजूद है कि CO2 इज एब्जॉर्ब इन, नीचे ऑप्शन मौजूद थे तो 50% KOH, ये तो याद हो गया। लेकिन एक और क्वेश्चन है, कंबस्शन एनालिसिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, क्वेश्चन है कंबस्शन
analysis is the example of A part volumetric analysis, B part quantitative analysis, C part qualitative analysis, और D पार्ट ऑल। तो बच्चों आपके ख्याल में इसका क्या ऑप्शन होगा? कंबस्शन एनालिसिस इज द एग्जांपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ऑल ऑफ दीज। ये पुराने पेपर में से क्वेश्चन पूछा तो आपको पता है कि इट इज़ द एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एग्जांपल मौजूद है। इसी तरीके से CO2 को किस में एब्जॉर्ब करते हैं? 50% KOH में। और H2O को किस में एब्जॉर्ब करते हैं? मैग्नीशियम परक्लोरेट सोल्यूशन के अंदर। तो ये हमारे पास इसके ऊपर क्वेश्चन है। मजीद इसकी प्रैक्टिस जो है बच्चों मैं असाइनमेंट की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूँगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। स्टिशियोमेट्री के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टॉपिक को क्लियर करते हैं, फिर उससे रिलेटेड कोई एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर मजीद प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट हमारे पास होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टिशियोमेट्री। एक दफ़ा टॉपिक गो थ्रू कर लें ताकि हमें चीज़ क्लियर हो जाए। आपको पता है कि ये हम पढ़ते आ रहे हैं स्टिशियोमेट्री। टोटल केमिस्ट्री की ब्रांचेस आपको पता है 30 हैं। टोटल केमिस्ट्री की ब्रांचेस 30 हैं, 30। और उनमें से केमिस्ट्री की अगर मैं आपसे कहूँ स्टिशियोमेट्री क्या चीज़ है, तो स्टिशियोमेट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम आप आमतौर पर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टिशियोमेट्री। branch of chemistry which deal with the study of quantitative relationship between reactants and product in a balanced chemical equation is called stoichiometry। ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, उसको हम स्टिशियोमेट्री कहते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस जहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो सकती, ये हमें क्या क्या एक्सप्लेन नहीं करती। बच्चों ये किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट एक्सप्लेन नहीं करती। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इसकी मदद से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक्सप्लेन नहीं करती फिजिकल स्टेट, यानी कोई चीज़ सॉलिड है लिक्विड है उसके बारे में ये नहीं बताएगी। फिर और ये इसकी लिमिटेशन क्या है? ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताती ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताएगी। रिएक्शन की स्पीड जो है फास्ट है स्लो है, इसके अंदर हम नहीं स्टडी करते। और किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं बताती है। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन नहीं एक्सप्लेन होता। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिजिकल स्टेट नहीं बताएगी, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताएगी, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन नहीं बताएगी। और क्या नहीं बता सकती? कंडीशन ऑफ रिएक्शन, कंडीशन ऑफ रिएक्शन नहीं बताएगी। क्या मतलब कंडीशन ऑफ रिएक्शन? इसका मतलब है टेम्परेचर प्रेशर भी नहीं बताएगी, यानी इस रिएक्शन में कितना टेम्परेचर होगा प्रेशर होगा ये नहीं बताएगी। ये इसकी लिमिटेशंस हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की। अगर मैं आपसे कहता हूँ यार ये इसकी जो आप अजम्पशंस हैं, इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं? अजम्पशंस इसके पोस्टुलेट्स कुछ ऐसे हैं, अजम्पशंस कुछ ऐसे हैं कि ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहती है कि ऑल द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऑल द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऑल द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाता है। दूसरा पॉइंट क्या बताती है ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री? कहती है देयर इज नो साइड रिएक्शन। बाई प्रोडक्ट्स नहीं होती, साइड रिएक्शन नहीं होते।
जितना रिएक्टेंट यूज़ करोगे उतनी प्रोडक्ट बनेगी। और तीसरी, ये दो लॉ पे बेस करती है। एक जो है वाइल डूइंग कैलकुलेशंस अगर हम देखें तो दो लॉ ओबे होते हैं। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा हमारे पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दो लॉ के ऊपर ये बेसिकली जो है वो फॉलो करती है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और हमें पता है कि इसके अजम्पशंस हैं कि ऑल द रिएक्टेंट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। दूसरा है देयर इज़ नो साइड रिएक्शन। तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दो लॉ के ऊपर ये बेस करती है। अब हमें याद रखना है कि इसमें मुख्तलिफ रिलेशन स्टडी होते हैं। एक हमारे पास है, इसमें हम स्टडी करते हैं मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप। दूसरा हम इसमें स्टडी करते हैं मास मोल रिलेशनशिप, या मोल मास भी हो सकता है। तीसरा है जी मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। चौथा हम इसमें स्टडी करते हैं मोल मोल रिलेशनशिप। पांचवा हम स्टडी करते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या मतलब, अगर मैं एक चीज़ का मास दूं दूसरी चीज़ का मास निकाल सकते हो आप। एक चीज़ का मास दूं दूसरी चीज़ का मोल निकाल सकते हो। अगर एक चीज़ के मास दूं दूसरी चीज़ का वॉल्यूम निकाल सकते हो, या वॉल्यूम दूं मास निकाल सकते हो, या एक चीज़ का मास दूं दूसरी चीज़ का भी मास निकाल सकते हो। एक सिंपल सी एग्जांपल करते हैं, फिर हम इससे रिलेटेड कोई प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, हमारे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन मौजूद है। अगर मैं कार्बन के ग्राम आपको दे दूं, मैं कहूं कार्बन 6 ग्राम है, CO2 के ग्राम कितने होंगे, तो बच्चों आप निकाल सकते हो। एक का ग्राम दे दूं, दूसरे के ग्राम निकाल सकते हो, चाहे वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के दरमियान हो या दो रिएक्टेंट के दरमियान हो। रेशो लगा के बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना ज़रूरी है। कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है इसका 1 मोल है तो इसका मास 12 होता है, इसका 1 मोल है तो इसका मास 44 ग्राम होता है। अगर ये 1 होगा तो ये उसके नीचे डिवाइड कर दो, 44 डिवाइडेड बाई 12। आपको कितने ग्राम के लिए कहा गया कि 6 ग्राम। अगर ये 6 है तो 44 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, जब आप इसको सारे को सॉल्व करोगे 22 ग्राम ऑफ CO2 जो है आ जाएगा। तो देखो, एक का मास दे दिया, दूसरे का मास निकाल दिया। अगर मैं एक का मास दे दूँ, दूसरे का मोल भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कार्बन जो है वो 6 ग्राम है, मोल ऑफ CO2 बताओ। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा मोल ऑफ CO2 के लिए? पहले कार्बन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड के मास निकाल लो, जैसे आपने देखो मास निकाल लिया। फिर उसको किस में कन्वर्ट कर लो? मोल में। मोल का फार्मूला आपको आता है, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम। आपके पास देखो, जब ये कार्बन 6 ग्राम है तो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम 22 हैं, तो मोल का फार्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 है। साल करोगे 0.5 मोल्स आ जाएंगे। तो ये देखो, एक का मास दे दिया, दूसरे के मोल निकाल लिए। इसी तरीके से अगर आपको एक चीज़ का मास दे दिया जाए, दूसरे का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। इसी क्वेश्चन में मैं कह देता कि कार्बन 6 ग्राम है तो वॉल्यूम ऑफ CO2 बताओ। अगर कार्बन 6 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ CO2 बता दो। इतना तो आपको पता है कि मोलर वॉल्यूम, एक मोल के वॉल्यूम को कहते हैं, और वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो कार्बन 6 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ CO2 बताओ। तो आप क्या करोगे, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो लगाओगे। पहले कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, इससे मास निकाल लोगे। जब इसका मास निकल जाएगा तो आप उस कार्बन डाइऑक्साइड के मास को मोल में कन्वर्ट कर लोगे। और आपको पता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास, हमारे पास 1 मोल ऑफ CO2 गैस हैज़ वॉल्यूम। STP पे कितना वॉल्यूम पढ़ते हैं? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास है। तो आपने कितने ग्राम के लिए कैलकुलेशन करनी है? आपके पास अभी देखो मोल्स निकले हैं 0.20। अगर ये 6 ग्राम है तो मोल 0.5 है। तो 0.5 के लिए जब आप इसको करोगे तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब इंटू 0.5 कर दोगे
तो ये आपके पास आ जाएगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब। तो एक का मास दे के दूसरे का मास निकाल सकते हो, एक का मास निकाल के दूसरे का मोल निकाल सकते हो, एक का मास दे के दूसरे के। हम प्रीवियस पेपर में से एक क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर स्टिशियोमेट्री पे करने जा रहे हैं। 32 ग्राम ऑफ गैस इज प्रेजेंट इन 11.2 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर एट STP। मोलर मास ऑफ गैस इज अप्रॉक्सीमेटली, ए ऑप्शन है 32 ग्राम पर मोल, बी ऑप्शन 64 ग्राम पर मोल, सी ऑप्शन 128 ग्राम पर मोल, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। आपके ख्याल में बच्चों इसका आंसर क्या होगा? आप ज़रा सोचें इसका आंसर क्या होगा कि अगर 32 ग्राम गैस मौजूद है 11.2 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम पे, उसका मोलर मास गैस का अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा? ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में इसका आंसर जो है वो 64 ग्राम पर मोल आता है। ये आंसर आता है। ये आंसर कैसे आता है, ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। हमें इतना पता है कि अगर गैस 1 मोल हो तो उसका वॉल्यूम 1 मोल हो STP, तो वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। उस वक्त उसका जो मास होता है उसे मोलर मास कहते हैं। तो इस वक्त तो मुझे डाटा गिवन है 32 ग्राम गैस हैज़ वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 11.2 डेसीमीटर क्यूब। ये मेरे पास है। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 11.2 डेसीमीटर क्यूब गैस है तो मास इतना है। 11.2 डेसीमीटर क्यूब गैस हैज़ मास, उसका मास इस वक्त 32 ग्राम बन रहा है। 1 डेसीमीटर क्यूब होगा तो फिर क्या होगा? 32 डिवाइडेड बाय 11.2। हमें पता है मोलर मास निकालना है, उस वक्त मोलर वॉल्यूम होना चाहिए, तो मोलर वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर ये है तो ये 32 डिवाइडेड बाय 11.2 इंटू 22.414, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 64 ग्राम पर मोल आ जाता है आंसर। तो ये इसका आंसर निकलता है। इस तरीके के बहुत सारे और मल्टीपल चॉइस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर हमारा क्लोज होने वाला है, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस को एक कद प्रैक्टिस करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट, हमें पता है कि कोई भी रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाए उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। एक तो ये अर्ली कंज्यूम होता है, कंज्यूम्ड अर्लियर, कंज्यूम अर्लियर, ठीक है जी, अर्लियर कंज्यूम होता है। दूसरा पॉइंट, इट प्रोड्यूस लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट, लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट देता है। तीसरा पॉइंट, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उसको कंट्रोल्ड करेगा जी। ऐसा रिएक्टेंट जो किसी रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ऐसा रिएक्टेंट जो कम मोल ऑफ प्रोडक्ट दे उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ऐसा रिएक्टेंट जो लीस्ट मोल, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर लेता है उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे हमारी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर, हम उसको भी ज़रा ज़हन में लाते हैं, फिर इसके ऊपर आ जाते हैं। देखें हमारे पास है जी कबाब की तादाद वो है 30, स्लाइसेस की तादाद 58 हैं। हम बनाना चाह रहे हैं सैंडविचेस, और आपको पता है कि एक सैंडविच बनाने के लिए एक कबाब और 2 स्लाइस की ज़रूरत है। आप 29 सैंडविच बना लेंगे, क्या चीज़ ख़त्म हो जाएगी? स्लाइसेस ख़त्म हो जाएंगी। जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो चीज़ ख़त्म हो जाए उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, जो बाकी बच जाए उसे एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। ये हमारे पास है एक एग्जांपल। अगर मैं आपसे कहूँ लिमिटिंग रिएक्टेंट को अगर हम देखें तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के कितने स्टेप हैं, तो आप कहते हैं 3 स्टेप हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है
सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो हमें रिएक्टेंट के ग्राम गिवन होते हैं उसे मोल में कन्वर्ट करते हैं। रिएक्टेंट के ग्राम गिवन हो उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। सेकंड काम क्या करते हैं, मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तीसरा काम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उस रिएक्टेंट को जो कम मोल ऑफ प्रोडक्ट देता है। आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उस रिएक्टेंट को जो लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट देता है। इसको फाइंड करने के 3 स्टेप होते हैं। जैसे सपोज करें मुझे रिएक्टेंट के ग्राम देता है तो मैं पहले उसके मोल में कन्वर्ट करूंगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रिएक्टेंट मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालूंगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड रिएक्टेंट मोल ऑफ प्रोडक्ट निकालूंगा। जो कम प्रोडक्ट देगा वो मेरे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास है H2, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कर दें H2O बन जाता है। इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं। अगर आपको मोल ऑफ H2 गिवन है 10 मोल्स, मोल्स में डायरेक्ट दे दिया। अगर वो मुझे ग्राम में आंसर देता पहले मैं मोल्स निकाल देता। अब मोल ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, वो है मेरे पास 7। इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा, जो कम मोल ऑफ प्रोडक्ट देगा या जो जल्दी कंज्यूम होगा, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर देगा, उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। तो इस लिहाज से मैं रेशो लगाता हूँ। पहले फर्स्ट रिएक्टेंट के लिहाज से H2 और H2O में रेशो लगाऊंगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है अगर इसके 2 मोल होंगे तो इसके भी 2 मोल बनेंगे। अगर इसका 1 मोल होगा तो 2 डिवाइडेड बाई 2 ये 1 हो जाएगा। और इसके 10 मोल आपको गिवन है तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस हो रहा है, H हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। अब दूसरा रिएक्टेंट मेरे पास है ऑक्सीजन। आप देखते हैं ऑक्सीजन कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट देता है। तो इसको अगर हम देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन और वाटर में रेशियो लगा लें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही है इसका 1 मोल होगा तो इसके 2 मोल होंगे। अगर ये 1 मोल है तो ये 2 मोल होगा। इसके आपके पास स्टार्ट में कितने मोल मौजूद हैं, 7। अगर ये 7 होगा तो 2 इंटू 7, तो ये तो 14 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा कौन सा रिएक्टेंट है जिसने कम प्रोडक्ट दी, तो देखें वाटर ने 10 मोल ऑफ प्रोडक्ट दी, हाइड्रोजन ने 10 मोल ऑफ प्रोडक्ट दी और ऑक्सीजन ने 14 मोल ऑफ प्रोडक्ट दी। तो हाइड्रोजन ने कम मोल ऑफ प्रोडक्ट दी, तो इसलिए ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो ज़्यादा मोल ऑफ प्रोडक्ट देता है वो एक्सेस रिएक्टेंट कहलाता है। ये इसमें एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। एक्सेस रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इसको हम कहेंगे। और आपको पता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद नहीं होता। तो बच्चों इसमें जो चीज़ याद करने वाली है वो 3 डेफिनेशन है कि ये जल्दी कंज्यूम होता है, ये कम मोल ऑफ प्रोडक्ट देता है, या ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर लेता है। फिर इसके स्टेप पूछे जाते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करने के कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, मोल ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करते हैं। दूसरे में मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तीसरा क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उस रिएक्टेंट को जो कम मोल ऑफ प्रोडक्ट देता है। इसी तरीके से इसके ऊपर फिर छोटा सा कोई न्यूमेरिकल आ सकता है। जैसे मैं आपसे एक न्यूमेरिकल पूछने जा रहा हूँ कि हमारे पास एक पुराने पेपर्स में से क्वेश्चन मैंने निकाला है, ज़रा उसको देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन क्या था। हमें एक जनरल इक्वेशन गिवन थी और वो जनरल इक्वेशन कुछ ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है 3A + 4B। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं 2D प्रोडक्ट बनती है। वो आपको कहता है कि इसमें मोल ऑफ A आपको गिवन है 4.5 मोल्स और जो मोल ऑफ B गिवन है वो आपके पास हैं 5.5 मोल्स। बताएं इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन उसने दे दी 3A + 4B इंटू 2D में जाता है। मोल ऑफ A रिएक्टेंट जो है वो 4.5 है, मोल ऑफ B रिएक्टेंट 5.5 है। आपने इसमें बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो आपको पता है अगर ये मुझे ग्राम में आंसर होते तो मुझे मोलर मास भी उसने दिए होते तो मैं पहले मोल निकाल लेता। फिर मैंने मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट। फिर मैंने देखना है कि कौन सा रिएक्टेंट है जो कम मोल ऑफ प्रोडक्ट देता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास A रिएक्टेंट और D के दरमियान, प्रोडक्ट के दरमियान रेशो लगाएं
इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि अगर ये 3 मोल होगा तो ये 2 मोल बनेगा, अगर ये 1 मोल होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। और आपके पास इसके कितने मोल मौजूद हैं 4.5, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4.5। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 9 डिवाइडेड बाय 3 बन रहा है, तो आपके पास 3 मोल्स आ रहे हैं। आंसर आपके पास 3 मोल्स आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ दूसरे रिएक्टेंट मेरे पास है बी के दरमियान और डी में रेशो लगाएं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है ये 4 मोल हैं तो ये 2 मोल्स बनेंगे। अगर ये 1 होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। आपके पास इसके कितने मोल्स मौजूद हैं, वो हैं जी 5.5, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5.5, तो ये तो 11 डिवाइडेड बाय 4 आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास सारा अगर इसको क्रॉस कर दें तो ये 2 से डिवाइड कर दें, फिर मज़ीद इसको डिवाइड करें तो 2.75 मोल्स ये आंसर आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर होगा, क्योंकि 4 का टेबल जो है वो पहले लेके जाएंगे इस तक 11 तक, 2 आ जाएगा, फिर वो हमारे पास 3 बच जाता है, तो इसी तरीके से आप इसको लेके जाएंगे। तो ये आपके पास 2.7 मोल। तो इसका आंसर आपको पता है लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट किसने दिए, बी ने, तो बी इज़ अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, ए होगा या बी होगा। नीचे ऑप्शन मोल्स में दिए हुए थे, मुझे याद है वो क्वेश्चन, तो मोल्स हमने सिलेक्ट करने थे 2.75 मोल्स। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा गो थ्रू करा दिया। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है जिसके अंदर है वो यील्ड का टॉपिक। यील्ड को हम देखने लगे हैं। अब आपको पता है यील्ड जो है चैप्टर अभी हमारा क्लोज हो जाएगा बच्चों, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ट्रैक रखा गया है। यील्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtain in a chemical reaction is called yield। ये प्रैक्टिकली भी हासिल हो सकती है, थ्योरेटिकली भी हासिल हो सकती है। उस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम यील्ड कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं। अगर हम देखें तो इसकी 2 टाइप्स आती हैं। एक टाइप हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड बाज़ दफ़ा इसको वो थ्योरेटिकल की जगह न्यूमेरिकल यील्ड लिख देगा, बाज़ दफ़ा कैलकुलेटेड यील्ड लिख देगा, बाज़ दफ़ा स्टिशियोमेट्रिक यील्ड लिख देगा। दूसरी इसकी टाइप है हमारे पास एक्चुअल यील्ड, जिसको एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। एक्चुअल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या है, ऐसी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फाइंड की जाए, उसे हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। जैसे अभी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो रिएक्टेंट के लिहाज से हम उसमें क्या कर रहे थे कि एक रिएक्टेंट के लिहाज से मोल ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे थे, फिर दूसरे रिएक्टेंट के लिहाज से मोल ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे थे। ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे उसे थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। जबकि एक्चुअल यील्ड क्या होती है, बेसिकली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। जो किसी भी रिएक्शन में एक्सपेरिमेंट से हासिल होती है उसे एक्चुअल यील्ड कहते हैं। ये आम तौर पर एक्चुअल यील्ड लेसर होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। एक्चुअल यील्ड इज़ लेसर दैन थ्योरेटिकल यील्ड। ये याद रखें। इसके ऊपर मुख्तलिफ रीजंस पूछी जाती हैं कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से लेसर क्यों होती है। तो एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से लेसर होने की एक वजह यह भी हो सकती है, देयर मे बी इम्प्योरिटीज़ इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है। रिएक्शन में बी रिवर्सिबल, इसलिए भी एक्चुअल यील्ड कम हो जा सकती है थ्योरेटिकल यील्ड से। और क्या हो सकता है, साइड रिएक्शंस हो सकते हैं, बाई प्रोडक्ट बन सकती है। साइड रिएक्शन, देयर में बी ए साइड रिएक्शन विच प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट्स। और क्या हो सकता है, मैकेनिकल लॉस हो सकता है। जब हम कोई चीज़ें प्रोसेस से गुजारते हैं तो हमारे हाथों से ज़ाया हो सकती हैं। मैकेनिकल लॉस का मतलब है चीज़ें हमारे हाथ से ज़ाया हो सकती हैं, तो मैकेनिकल लॉस भी हो सकता है ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन। और क्या हो सकता है, प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस वर्कर प्रोड्यूस लो यील्ड। इनएक्सपीरियंस वर्कर हैं तो उससे भी हमारे पास एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो सकती है। तो एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होने की मुख्तलिफ रीजंस हैं, जिनमें से मुझे याद है कि एक मल्टीपल चॉइस ऐसा भी है, वो भी मैं आपको डिक्टेट करा दूंगा कि वो मल्टीपल चॉइस क्या था। तो एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। वजह यह है कि उसमें इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकता है, साइड रिएक्शंस हो सकते हैं, मैकेनिकल लॉस हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस वर्कर जो हैं वो लेस यील्ड देते हैं ड्यू टू मैनी शॉर्टकमिंग। अब हमारे पास
इन दोनों के दरमियान जो रिलेशंस है वो किससे बताया जाता है, परसेंटेज यील्ड से, परसेंटेज यील्ड। एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज यील्ड। अगर परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगी एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा होगी, अगर परसेंटेज यील्ड कम होगी तो एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन कम होगी। अब परसेंटेज यील्ड का एक फार्मूला है हमारे पास, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे हम एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड निकालने का एक फार्मूला है। तो हमें पता है इसमें बेसिकली तो हमने देखना है ये 3-4 पॉइंट हैं जो एक्चुअल यील्ड लेसर होने के थ्योरेटिकल यील्ड से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से उसने कहा, ये क्वेश्चन था पुराने पेपर्स में, वो पेपर में क्वेश्चन कुछ ऐसा था, उसने कहा एक्चुअल यील्ड ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड, इट्स रीज़न इज रिएक्शन में बी इरिवर्सिबल, अच्छा मैकेनिकल लॉस, रेट ऑफ मैकेनिकल लॉस हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन में बी स्लो, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन बनता है हमारे पास, जो इसका आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है कि मैकेनिकल लॉस हो सकता है। तो बच्चों देखो, ये अगर हमें सारे पॉइंट याद हैं तो उसने पूछा कि एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों हो सकती है। तो एक उसने दिया, बताया था कि रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, नहीं हमने पढ़ा है रिवर्सिबल। एक उसने दिया था मैकेनिकल लॉस, हाँ जी पढ़ा है मैकेनिकल लॉस है। एक उसने दिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन में भी स्लो, इसमें तो कोई नहीं लिखा हुआ कि रिएक्शन स्लो होगा तो एक्चुअल यील्ड कम हो जाएगी। और एक उसने ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, तो ऐसा नहीं है। तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद था। तो बच्चों इसलिए मैकेनिकल लॉस उस क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 आपकी क्लोज हो गई। अब आपने इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फर्दर जो है इसमें प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस है, पंजाब टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उसको ही फॉलो किया जाता है बेसिकली। तो हमारे पास सिलेबस डिफाइन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस आपने करने हैं। इस चैप्टर की असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और इसका टेस्ट भी आपसे ले लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अल्लाह हाफिज़।